हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं क्वालिटी रिव्यू के टॉपिक को। फर्स्ट सेशन में क्वालिटी रिव्यू के हमने इसके कुछ बेसिक पार्ट को कवर अप किया था, जिसके अंदर क्वालिटी रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, एसक्यूसी की रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की, देयर आफ्टर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू हमने कवर अप किया था। उसके बाद पीआरबी का कंपोजिशन, उसके फंक्शन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 28A 28B ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट एंड द वेरियस पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। और लास्ट में हमने टेक्निकल रिव्यूअर, क्वालिफाइड असिस्टेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी, उन एस्पेक्ट्स को कवर अप किया था। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 में 3 टॉपिक है जो हमें कवर अप करने हैं। पहला टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स का, दूसरा टॉपिक है क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस का, और तीसरा टॉपिक है मिसलेनियस। बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म की। ऑडिट फर्म्स की सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है वो 2 क्राइटेरिया रहेंगे मेन। एक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड बाय ऑडिट फर्म्स, और दूसरा है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म्स। 2 क्राइटेरिया है जहां पर एंटिटी के साइज के बेस पर, एंटिटी की सेक्टर को बिलोंग करती है, एंटिटी का रिस्क पैरामीटर, उन चीजों को कंसीडर करके सिलेक्शन किया जाएगा। नंबर 2, ऑडिट फर्म्स नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेस पर या फिर रैंडम सिलेक्शन या रिस्क बेस्ड कैटेगरी, उसके बेस पर ऑडिट फर्म्स का सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे हम पीयर रिव्यू में डिस्कस कर रहे थे, तो पीयर रिव्यू के अंदर लेवल 1 एंटिटीज, लेवल 2 एंटिटीज एंड स्पेशल रिव्यू केस आते थे। बट यहां पर जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो डिफरेंट है। जो ऑडिट फर्म्स हैं वो अपने आप में क्राइटेरिया हो सकती है। ऑडिट फर्म ने जिन एंटिटीज का ऑडिट कर रखा है वो एंटिटी भी अपने आप में एक क्राइटेरिया बन सकती है। तो क्वालिटी रिव्यू पर्पस के लिए किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा वो 2 क्राइटेरिया पर बेस्ड होगा। तो वो क्राइटेरिया हम बुक में से कवर अप कर लेते हैं। क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड, the entities other than those specified under Rule 3 of NAFRA Rules 2018। ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो एंटिटीज नफरा के रूल नंबर 3 में कवर हो गई उनका क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के स्कोप में फॉल नहीं करता, अनलेस नफरा ने रूल नंबर 9 के अंदर ये मैटर रेफर किया है क्यूआरबी को। नफरा रेफर करे या अदर रेगुलेटर हैं जैसे आरबीआई है, आईआरडीए है, सेबी है, वो इन मैटर को रेफर करते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इन एंटिटीज को अपने स्कोप के अंदर कवर अप करेगा, इन एंटिटीज की स्टैट्यूटरी ऑडिट का रिव्यू करेगा। बट अदरवाइज इन जनरल यदि हम बात करें तो सिर्फ वही कंपनीज कवर होंगी क्यूआरबी के स्कोप में जो नफरा के अंदर रूल नंबर 3 में फॉल नहीं करती। मींस जिन कंपनीज के ऊपर नफरा के रूल नंबर 3 अप्लाई हो गए हैं वहां पर क्यूआरबी का स्कोप अप्लाई नहीं होगा। सो एंटिटीज other than those specified under Rule 3 may be selected on the basis of one or more of the following criteria. First one, risk-based selection, including regulatory concerns which points towards stakeholder risk. तो पहला क्राइटेरिया आ गया रिस्क बेस्ड सिलेक्शन का। सेकेंड वन,
on account of being part of a sector otherwise identified as being susceptible to risk on the basis of market intelligence reports। तो सेक्टर स्पेसिफिक होकर के हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, लाइक बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एनबीएफसी का सेक्टर। रिपोर्टेड फ्रॉड, किसी एंटिटीज में फ्रॉड रिपोर्ट हुए या फ्रॉड के चांसेस हैं। सीरियस accounting irregularities that in the financial statements that are being highlighted either through the media or any other reports। Major non-compliances under relevant statute that highlighted in past reviews। तो यहां पर 5 बेसिस आ गए एंटिटी के। नंबर 1 रिस्क बेस्ड सिलेक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक बेस्ड अपॉन मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट। Third one, reported fraud or likelihood of fraud. Serious accounting irregularities in the financial statement highlighted by media or other reports. And major non-compliances under relevant statutes as observed in past reviews. Now, आगे बढ़ते हैं। In case of joint audits, ज्वाइंट ऑडिट्स के केस में यदि किसी एंटिटी को X और Y दो ऑडिट फर्म ने ऑडिट कर रखा है, तो आपने यदि उस एंटिटी को सेलेक्ट किया है कि उसकी ऑडिट का रिव्यू किया जाएगा, तो दोनों ही ज्वाइंट ऑडिट फर्म्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट, इफ रिक्वायर्ड, ऑल ज्वाइंट ऑडिटर्स मे बी रिव्यूड एज डिसाइडेड बाय द QRP। द बोर्ड मे आल्सो रिव्यू द क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू विद अ व्यू टू, ये तो ऑब्जेक्टिव ही था इसका, टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रिपोर्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क। किसके रेफरेंस पर, मेन पॉइंट है, रिव्यू किया जा सकता है ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय आरबीआई, सेबी, IRDA, MCA, नफरा, इनके रेफरेंस के ऊपर। नंबर 4, द बोर्ड शैल नॉट कंसीडर द केसेस ऑफ कंप्लेंट्स that are received from individual firms, companies, other entities, partner, director, officer। तो यदि किसी CA के अगेंस्ट या किसी CA फर्म के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है, तो उस कंप्लेंट को QRB डील नहीं करेगा। उस कंप्लेंट का मैकेनिज्म तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हमने पढ़ रखा है कि किसी CA के अगेंस्ट, किसी CA फर्म के अगेंस्ट कंप्लेंट जानी है, देन जो सेक्शन 22 के अंदर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के, तो जो डिसिप्लिन डायरेक्टरेट है वो डील करेगा, नॉट द QRB। द बोर्ड शैल नॉट कंसीडर द केसेस ऑफ कंप्लेंट्स इन, ये शैल कंटिन्यू टू बी डील इन अकॉर्डेंस विद द मैकेनिज्म अवेलेबल अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। जो स्यू मोटो क्वालिटी सर्विसेज मींस जहां पर QRB अपने आप सिलेक्शन करेगा, तो वो रैंडम बेसिस पर कर सकता है by using the methods like random basis, selection of particular class or classes of entities। मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्टर NBFC के अंदर आपको कुछ 5-6 एंटिटीज के अंदर आपको रिव्यू करना है, तो आप क्या करेंगे, NBFC की कैटेगरी बना सकते हैं 1, 2, 3, 4 बेस्ड अपॉन द साइज, एंड देयर आफ्टर इसमें से रैंडम 2 इसमें से सेलेक्ट कर ली, इसमें से एक कर ली, इसमें से एक कर ली, इसमें से एक कर ली। तो आपने 5 NBFC सेलेक्ट कर ली, इनकी जो ऑडिट है उनको आप रिव्यू कर रहे हैं, तो रैंडम बेसिस के ऊपर सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो QRB सेक्रेटेरिएट है, इट शुड प्लेस द डिटेल्स ऑफ एंटिटीज एंड ऑडिट फर्म्स which may be selected for quality review before the board for its consideration, and board may consider क्या ये particular case warrants a quality review by a technical review, और यदि हां then they will refer the matter to the technical reviewer। तो जो इसके अंदर मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट कि जो entities other than those which are covered in rule number 3 of the NAFRA, उनको सेलेक्ट 5 क्राइटेरिया पर किया जा सकता है, और वो 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। नंबर 1 रिस्क बेस्ड सिलेक्शन, नंबर 2
सेक्टर स्पेसिफिक बेस्ड अपॉन द मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, रिपोर्टेड फ्रॉड या लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड्स, serious accounting irregularities in the financial statements highlighted by media or other reports, या major instances of non-compliances that were find out in the past reviews. So ये 5 क्राइटेरिया थे। फिर पॉइंट आया किसका? ज्वाइंट ऑडिट का। तो यदि आपने किसी एंटिटी को सिलेक्ट किया, मान लीजिए आपने कहा कि इंफोसिस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्वालिटी रिव्यू के लिए, और इंफोसिस की ऑडिट 3 ऑडिटर ने कर रखी है, तो क्या बोर्ड तीनों ऑडिट फर्म्स को सिलेक्ट करेगा? ये बोर्ड का कंसीडरेशन है। जनरली दे में सेलेक्ट ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर। यदि किसी एंटिटी को सिलेक्ट किया जाता है, उस एंटिटी के बेस पर ऑडिट फर्म को सिलेक्ट करना है, तो जनरली सारे ज्वाइंट ऑडिटर सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बोर्ड क्वालिटी रिव्यू कर सकता है उन एंटिटीज का दैट आर बीइंग रेफर्ड बाय द रेगुलेटर लाइक आरबीआई, सेबी एंड आईआरडीए, नफरा। देन जो जनरल कंप्लेंट्स हैं दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर द डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। स्यू मोटो जो सिलेक्शन करना है यहां पर इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैंपलिंग, कि आपने कहा रिस्क बेस्ड सिलेक्शन कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोई रिस्क आपको लग रहा है कि यहां पर शायद से लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट्स काफी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर से कुछ कंपनीज को आपने सिलेक्ट करना है, उस सेक्टर में से कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करना है, रैंडम बेसिस पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्यूआरबी सेक्रेटेरिएट है, डिपार्टमेंट है, ऑफिशियल्स हैं, दे विल रेफर द entity as well as audit firms names to the QRB and then QRB consider क्या इनका क्वालिटी रिव्यू करवाना है, और यदि हां then they will refer the matter to the technical reviewers. So एक तो ये क्राइटेरिया आ गया कि जहां पर सिलेक्शन हुआ है बेस्ड ऑन द एंटिटी, और दूसरा क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म्स। क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म्स। Selection of audit firms should also be made for quality review on following criteria: random basis पर, volume of work handled by a firm represented by number of clients, nature of clients, sectors that may be identified as high risky area, या on account of fraud or likelihood of fraud। इन फैक्टर्स के बेस पर, इन पैरामीटर्स के बेस पर ऑडिट फर्म्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। देयर आफ्टर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्वालिटी रिव्यू साइकिल क्या होगा? जैसे पीयर रिव्यू में पढ़ा हमने लेवल 1 एंटिटीज वंस इन 3 ईयर, लेवल 2 एंटिटीज वंस इन 4 ईयर्स। तो यहां पर क्वालिटी रिव्यू साइकिल ऑडिट फर्म्स का क्या होगा? वो ये हो सकता है, और एज डिसाइडेड बाय बोर्ड, मे बी फॉलोड जनरली और एज डिसाइडेड बाय बोर्ड। जिन सीए फर्म्स में ऑडिट फर्म में 20 या उससे ज्यादा पार्टनर है, ऐसी सीए फर्म्स का 3 साल में एक बार क्वालिटी रिव्यू। जिन सीए फर्म में 10 या उससे ज्यादा है बट लेस देन 20 है, 4 साल में एक बार। और जिन फर्म्स में लेस देन 10 पार्टनर्स हैं, वंस इन 5 ईयर्स। जब भी किसी ऑडिट फर्म को सेलेक्ट किया जाएगा, उस ऑडिट फर्म में अप टू 3 ऑडिट एंगेजमेंट्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। जिस ऑडिट फर्म को आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपने एबीसी एंड एसोसिएट इस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को सेलेक्ट कर लिया। इस फर्म में थे 18 पार्टनर्स। आप इस फर्म ने कर रखी हैं 70 ऑडिट्स कर रखी हैं, मान लीजिए। आप इन 70 में से कितनी ऑडिट को सिलेक्ट कर सकते हैं? जनरली 3। बट रिस्क के बेस पर यदि आपको लगता है ज्यादा करनी है, आप ज्यादा भी कर सकते हो। आपने इसी फर्म का पहले भी पास्ट में क्वालिटी रिव्यू कर रखा है और कोई एडवर्स फाइंडिंग नहीं आई थी, ओके, एक सिंगल ऑडिट भी आप चेक कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट। अप टू 3 ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ एन ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू may be selected by the board as considered appropriate during a particular quality review cycle
covering the entities of varied industry, size, geographical spread, and regulatory concerns. However, in the absence of any adverse findings, not more than one audit engagement of same engagement partner or proprietor of an audit firm under review may be selected during a particular quality review cycle. In the absence of any adverse finding, यदि कोई एडवर्स फाइंडिंग नहीं थी, इन दैट केस नॉट मोर देन वन ऑडिट असाइनमेंट ऑफ द सेम एंगेजमेंट पार्टनर मे बी सेलेक्टेड. बट यदि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को लगता है हां पहले नहीं थे एडवर्स फाइंडिंग और अब उनके पास इन चीजों के कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पर लगता है कि यस रिस्क इज देयर, नॉन कंप्लायंसेस में बी देयर, क्वालिटी ऑफ वर्क इज प्रीजुडाइज, तो वो एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. हाउएवर, इन केस ऑफ एनी एडवर्स फाइंडिंग, यदि एडवर्स फाइंडिंग थी तो आप 3 से ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इन पास्ट रिव्यू और इन एनी अदर सिचुएशन QRB may conduct quality review of any particular audit firm or a particular engagement partner at more frequent interval and more than 3 audit engagements. सो ये हमारा क्राइटेरिया था जो बताया गया है कि नंबर 1, आप ऑडिट फर्म को आपने सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एंटिटी को सिलेक्ट कर लो. एंटिटी को सिलेक्ट कर लिया तो उनके ऑडिटर का रिव्यू अपने आप हो जाएगा, क्वालिटी रिव्यू. एक तो तरीका है, आपने क्या किया, एंटिटी आइडेंटिफाइड कर ली, आपने कहा कि हम यस बैंक इनकी स्टैट्यूटरी ऑडिट को चेक करना चाहेंगे. तो ठीक है, यस बैंक के जितने सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं वो सब किस में आ गए, क्वालिटी रिव्यू के अंदर कवर अप हो गए. एक ऑडिटर है वो तो आ ही गया, ज्वाइंट ऑडिटर है तो वो बोर्ड का डिसीजन है किसको उनको कंसीडर करना है, दोनों को लेना है, तीनों को लेना है, 2-3 जितने भी हैं, या एक को लेना है. तो एक तो एंटिटी बेस पर आप काम कर सकते हैं. दूसरा है, आपने सीधा ही कहा कि हमने तो एक्स एंड एसोसिएट इस सीए फर्म की रिव्यू करनी है, ये सीए फर्म ने जो जो ऑडिट कर रखी है इसमें से हम सिलेक्शन करेंगे. तो फिर इसके बाद आ गया क्वालिटी रिव्यू साइकिल. यदि फर्म में 20 से ज्यादा पार्टनर हैं, वंस इन 3 ईयर, 10 से ज्यादा हैं बट लेस देन 20 है, वंस इन 4 ईयर, लेस देन 10 है, देन वंस इन 5 ईयर्स. एक टाइम पर आप एक पर्टिकुलर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू की 3 ऑडिट असाइनमेंट्स को जनरली आप सिलेक्ट कर सकते हैं. हाउएवर, यदि इस ऑडिट फर्म का पास्ट में क्वालिटी रिव्यू हुआ है और कोई एडवर्स फाइंडिंग नहीं थी, तो इस केस में जनरली यह कहा जाता है आप एक से ज्यादा ऑडिट असाइनमेंट को सिलेक्ट ना करें. हाउएवर, यदि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि हमें मोर फ्रीक्वेंटली क्वालिटी रिव्यू करना है या मोर देन 3 ऑडिट असाइनमेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के डिसीजंस में आता है. सो दिस इज अबाउट द क्वालिटी रिव्यू के पर्पस के लिए ऑडिट फर्म के सिलेक्शन का क्राइटेरिया. तो अब हमारा क्राइटेरिया भी कवर अप हो गया, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स. नाउ अब इसके बाद क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस की बात करते हैं. जैसे पीयर रिव्यू का प्रोसेस था, काफी हद तक वैसा ही प्रोसेस क्वालिटी रिव्यू का भी है. क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, इस प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट सबसे पहले क्या होगा, जो QRB है वो सेलेक्ट करेगा, AF स्टैंड्स फॉर ऑडिट फर्म को, और उस ऑडिट फर्म में कौन से क्लाइंट की ऑडिट को चेक करना है. सिलेक्शन ऑफ
ऑडिट फर्म एंड ऑडिट फाइल। देयरआफ्टर नंबर 2, QRB आइडेंटिफाई करेगा टेक्निकल रिव्यूअर को एंड सेंड ऑफर लेटर टू टेक्निकल रिव्यूअर। अब मान लो जो ऑडिट फर्म सेलेक्ट की गई वो था एक्स एंड एसोसिएट्स। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऑडिट फाइल कौन कौन सी सिलेक्ट हुई उनकी, ABC लिमिटेड एक ऑडिट, और दूसरा XYZ बैंक है कोई, उसकी ऑडिट। ये दो ऑडिट एंटिटी, इनकी ऑडिट फाइल सेलेक्ट कर ली गई, इनको ऑडिट किया जाएगा, इनको रिव्यू किया जाएगा, जिनकी ऑडिट किसने की, एक्स एंड एसोसिएट्स ने की। टेक्निकल रिव्यूअर लेट से मिस्टर एम, ये टेक्निकल रिव्यूअर आइडेंटिफाई हुए हैं। अब जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो क्या करेगा, वो अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे करेगा, कन्वे हिज एक्सेप्टेंस बाय सेंडिंग necessary declarations and furnishing statement of confidentiality। टेक्निकल रिव्यूअर की एक्सेप्टेंस चली गई है अब QRB के पास। अब QRB इंटीमेट करेगा ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को, AFUR को, एंड आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ दिस इंटीमेशन टू टेक्निकल रिव्यूअर। उसकी एक कॉपी टेक्निकल रिव्यूअर के पास भी भेजेगा। अब किसका काम आ गया, टेक्निकल रिव्यूअर का काम आ गया। टेक्निकल रिव्यूअर सेंड क्वालिटी रिव्यू क्वेश्चनेयर, किसको भेजेगा, सोचकर देखिए, क्वालिटी रिव्यू क्वेश्चनेयर टू ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू एंड may also call for additional information if required। अब इसके पास इंफॉर्मेशन आ गई टेक्निकल रिव्यूअर के पास, तो नाउ टेक्निकल रिव्यूअर विल कैरी आउट क्वालिटी रिव्यू। अब जो ये क्वालिटी रिव्यू है इसके अंदर दो तरह की बातें होंगी, एक ऑफ साइट रिव्यू और दूसरा ऑन साइट रिव्यू। ऑफ साइट रिव्यू क्या है, रिव्यू ऑफ responses of audit firm under review with respect to questionnaire एंड इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर। जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, जो क्वेश्चनेयर भेजा गया था, उसका जो रिस्पॉन्स आया उसको वो रिव्यू करेगा अपने ऑफिस में बैठकर, ऑफ साइट रिव्यू। ऑन साइट रिव्यू क्या है,
visit the office of audit firm under review by fixing the date with mutual consent. तो पहले तो उसने अपने ऑफिस के अंदर बैठकर जो क्वेश्चनेयर आया उसको पढ़ा, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई उसको स्टडी किया, और फिर उसने ऑडिट फर्म के पार्टनर के साथ मिलकर एक डेट डिसाइड की कि जिस डेट को वो विजिट करेगा ऑडिट फर्म को, और फिर वहां पर उनके साथ डिस्कशंस करेगा। तो दैट इज व्हाट ऑन साइट रिव्यू। तो अब जब ये सब कुछ हो गया, ऑफ साइट रिव्यू, ऑन साइट रिव्यू, तो अब वापस फिर अब टेक्निकल रिव्यूअर क्या करेगा? नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल रिव्यूअर on completion of on-site review send a preliminary report to audit firm under review as well as to QRB। QRB को भी भेजेगा इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की एक कॉपी। ओके, अब ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू के पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, उसको अपना जवाब देना है। ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू शैल सबमिट इट्स रिप्रेजेंटेशन किसको? टू टेक्निकल रिव्यूअर को। ओके, अब जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो क्या करेगा? टेक्निकल रिव्यूअर विल सबमिट द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू किसको? QRB को भेज देगा कि ये रिप्लाई आया है उनका। इसके साथ साथ टेक्निकल रिव्यूअर विल सबमिट फाइनल रिपोर्ट ऑन हिज लेटर हेड ड्यूली साइंड एंड डेटेड टू QRB, और एक कॉपी डेफिनेटली किसको भी देगा? AFUR को। अ कॉपी ऑफ फाइनल रिपोर्ट आल्सो टू बी सेंट टू ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। नाउ अब फाइनल रिपोर्ट चली गई है। अब ये जो फाइनल रिपोर्ट है इसके ऊपर जो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू है वो अपना फाइनल रिप्लाई किसको भेजेगी? QRB को। अब सीधा फाइनल रिप्लाई QRB के पास जाएगा बेस्ड अपॉन द फाइनल रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। कितने दिन में? विद इन 7 days of receipt of final report. A copy shall also be given to technical reviewer। अब फिर टेक्निकल रिव्यूअर का काम आ गया। टेक्निकल रिव्यूअर विल सबमिट टू QRB कितने दिन में? विद इन 7 days अ समरी ऑफ फाइनल फाइंडिंग्स। उसने क्या फाइंड आउट किया था? क्या फाइनल रिप्लाई आया है किसका? ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू का। एंड हिज फाइनल कमेंट्स।
इसके क्या फाइनल कमेंट है इसके ऊपर। नो, अब ये जो रिपोर्ट की कॉपी है ये जाती है QRG, दैट इज क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के पास जाती है। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्या करता है, वो कंसीडर करता है रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर एंड रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, जो ऑडिट फर्म ने रिस्पॉन्स दिए थे, एंड मेक रिकमेंडेशंस टू QRB। QRB को रिकमेंडेशंस देता है आपको क्या करना चाहिए। और फाइनली लास्ट स्टेप आ गया QRB का। QRB कंसीडर द रिपोर्ट एंड recommendations of QRG and decide further course of action। ये कंप्लीट प्रोसेस है क्वालिटी रिव्यू का, जिसमें ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू वो क्या कर रही हैं, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्या कर रहा है, टेक्निकल रिव्यूअर क्या कर रहा है, एंड QRB क्या कर रहा है। तो एक एक पॉइंट इसका मैंने आपको नोट डाउन कराया है। वैसे ये सारे बुक के अंदर भी थे, लेकिन जब आप स्टेप वाइज इन चीजों को कवर अप कर रहे हैं तो एक एक स्टेप की अपनी एक वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है कि कौन से स्टेप में किस पर्सन ने काम करना है, उसने अपनी वर्किंग किस पर्सन को बतानी है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने इंफॉर्मेशन इंटीमेशन AFUR को देनी है, AFUR ने रिप्लाई क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को देना है या फिर टेक्निकल रिव्यूअर को देना है। तो वो सब चीजें मैंने पर्सन टू पर्सन की कब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड काम करेगा, कब टेक्निकल रिव्यूअर काम करेगा, कब AFUR काम करेगी और कब क्वालिटी रिव्यू ग्रुप काम करेगा, वो सब आपको यहां पर नोट डाउन कराया है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपके बुक के अंदर भी लगा हुआ है। क्वालिटी रिव्यू का कंप्लीट प्रोसेस, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको नोट डाउन कराए हैं पर्सन की हिसाब से कि कौन सी स्टेज पे कौन सा पर्सन काम कर रहा है। नो, अब इसमें मेन तो प्रोसेस हो गया सारा, इसके अंदर अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अलग अलग इश्यूज को लेकर, तो एक एक करके उन पॉइंट्स की डिस्कशन भी कर लेते हैं। वैसे आप उनको खुद भी पढ़ोगे तो तब भी वो समझ में आ जाएंगे, तो एक बार मैं आपके साथ उनकी ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि अपने आप तो मुझे लगता है पढ़ोगे ही नहीं, या पढ़ लोगे। लाइव क्लास चल रही होती तो जवाब आता सर करवा दो, या ये बता दो इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या छोड़ दें। एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, उसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा, बाकियों को रीड करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है। चलिए, कंपोजिशन ऑफ द रिव्यू टीम। जो रिव्यू टीम है मींस टेक्निकल रिव्यूअर प्लस क्वालिफाइड असिस्टेंट। तो कंपोजिशन ऑफ रिव्यू टीम डिपेंड करेगा ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू एंड एंटिटी के साइज के ऊपर। यदि ये ऑडिट फर्म बड़ी है, एंटिटी बड़ी है साइज में, देन 5 क्वालिफाइड असिस्टेंट मैक्सिमम है, बट ये छोटी है तो 1-2 एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। द कंपोजिशन ऑफ द टीम mandatorily headed by a technical reviewer empaneled with the QRB may include up to 5 assistants engaged by technical reviewer as may be fixed by the board depending upon the requirement of each case. However,
जो ये असिस्टेंट हैं ये इंडिविजुअल हो सकते हैं सिर्फ। नो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट may be included as the member of the review team. Constitution of Quality Review Group, जो प्रोसेस मैंने आपको लिखवाया था उसके लास्ट में आया था क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? क्यूआरबी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर। जो ये ग्रुप है ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जेनरिक भी हो सकते हैं, एंड दीज ग्रुप्स विल बी असिस्टेड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर्स। द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट, जरूरी नहीं है, वन और मोर क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। किस लिए? टू कंसीडर एंड एग्जामिन द फाइनल रिपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर so as to assess the quality of audit and reporting in consultation with the board. Each QRG would be assisted by the technical reviewer. टेक्निकल रिव्यूअर का काम क्या होता है? उनका काम होता है एक रिपोर्ट बनाना ऑन द रिव्यू, जो रिव्यू उन्होंने किया है किसका? स्टैट्यूटरी ऑडिट फंक्शन ऑफ ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। किस लिए किया है उन्होंने रिव्यू स्टैट्यूटरी ऑडिट का? so as to assess the quality of audit and reporting and quality control framework, जो मैंने आपको इनिशियल स्टेज में क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव के अंदर भी बताया था। to assess the quality of audit and reporting by the statutory auditor and quality control framework that is adopted by the statutory auditor in conducting the audit। तो ये क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की बात हो गई। अच्छा, आप कहेंगे सर बताते रहो, जो लर्न करने वाला है, जो लर्न करने वाला है वो मैं बता दूंगा, आगे जाकर के आएंगे। ये बेसिक चीजें हैं, मुझे नहीं लगता इनके ऊपर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे कि व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ रिव्यू टीम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। आई डोंट थिंक सो। स्टेज वाइज अप्रोच ऑफ क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स। जो टेक्निकल रिव्यूअर है उसने ऑफ साइट रिव्यू किया, ऑन साइट रिव्यू किया। ऑन साइट रिव्यू कंप्लीट होने के बाद उसने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन द रिव्यू ऑफ, फिर वही वर्ड आ जाएंगे, रिव्यू किसका कर रहा है वो? क्वालिटी का। किसकी क्वालिटी का? ऑडिट एंड रिपोर्टिंग की क्वालिटी का, एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क का। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू ऑन द रिव्यू, किसका? क्वालिटी का। किसकी? ऑडिट एंड रिपोर्टिंग बाय ऑडिट फर्म ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज द क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू फॉर कैरी आउट दीज ऑडिट्स। ये तो बात हो गई कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट हो गई। आफ्टर ऑब्टेनिंग, अब ऑडिट फर्म क्या करती है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर अपने कमेंट्स देती है। तो जो टेक्निकल रिव्यूअर है इन कमेंट्स को रिसीव करने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट किसको देगा? बोर्ड को देगा, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। द बोर्ड में उनको लगता है फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करने का टाइम पीरियड बढ़ाने की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस वो एक्सटेंड कर सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट शुड बी इशूड ऑन द रिव्यूअर्स लेटर हेड duly signed by the technical reviewer. Report should be addressed किसको? Chairperson of the board and should be dated as of the date of the conclusion of the review. Technical reviewer based upon his satisfaction from the representations जो किसने दी थी? Audit firm under review may decide कि मैं अभी interim report दूंगा या final report दूंगा, और final report की एक कॉपी ऑडिट फर्म को भी दी जाएगी। और ऑडिट फर्म को जब ये फाइनल रिपोर्ट की कॉपी मिल जाती है, देन वो अपना फाइनल रिप्लाई किसको देंगे? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर। और उसकी एक कॉपी किसको दी जाएगी? टेक्निकल रिव्यूअर को दी जाएगी। तो ये मैंने आपको प्रोसेस में लिखवाया भी है। और फिर उसके 7 दिन के अंदर जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो एक समरी देगा, किसकी? अपनी फाइंडिंग्स की, और जो उसने वर्किंग की है उन सब चीजों के ऊपर अपनी एक फाइनल समरी प्रोवाइड करेगा टू द क्यूआरबी। टेक्निकल रिव्यूअर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ फाइनल रिपोर्ट टू AFUR
requesting them to submit to the board their final comments. फाइनल कमेंट सबमिट करे AFUR किसको? बोर्ड को. ओके. नाउ अब जो रिपोर्ट है किसने बनाई? टेक्निकल रिव्यूअर ने. ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू ने अपने फाइनल कमेंट्स दिए ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर इन द फाइनल रिपोर्ट. तो इन दोनों को कंसीडर किसने किया था? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप ने किया था. क्वालिटी रिव्यू ग्रुप ने. Quality review group may issue such directions to the technical reviewer as may be considered necessary so that quality review group अपनी recommendations दे सके किसको? QRB को. Recommendation किस चीज की? क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या मैटर को क्लोज कर देना चाहिए या ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को कुछ बातें बता देनी चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए, या सीरियस केसेस के अंदर मैटर टू बी रेफर टू डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ऑफ ICAI. द QR ग्रुप may also consult the board on any issue where they feel that guidance of the board is necessary. क्वालिटी रिव्यू ग्रुप जनरल बात है, उनको कोई एडिशनल डिटेल चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ऑडिट फर्म से या टेक्निकल रिव्यूअर से डिमांड कर सकते हैं. मे आल्सो कॉल फॉर एडिशनल डिटेल और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न टेक्निकल रिव्यूअर एंड और ऑडिट फर्म इफ नीडेड. क्वालिटी रिव्यू ग्रुप may also interact with the concerned technical reviewer if needed and request them to explain his final report to the group, including where interaction with the technical reviewer is necessarily warranted to seek any clarification or further detail on certain issues in the report, enabling the QR group to make necessary recommendation. क्या सारी जनरल बातें नहीं लग रही? जो प्रोसेस मैंने आपको लिखवाया, एक समराइज प्रोसीजर, उसमें से ही इन्हीं चीजों को थोड़ा सा इलेबरेट करके लिख दिया गया है कि QR ग्रुप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको लेनी है, देन दे मे कंसल्ट विद द टेक्निकल रिव्यूअर, क्योंकि क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को फाइनल रिकमेंडेशंस देनी है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को. जहां पर डिफरेंसेस है किसमें? जो ऑब्जर्वेशन टेक्निकल रिव्यूअर ने दी या जो कमेंट्स, फाइनल कमेंट किसके हैं? ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू के. उन दोनों के कमेंट्स में, व्यूज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. वेयर देयर आर कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर एंड द व्यूज ऑफ ऑडिट फर्म टू द एक्सटेंट QR ग्रुप को लगता है इंटरेक्शन विद द टेक्निकल रिव्यूअर एंड ऑडिट फर्म इज नेसेसरी. QR group is dissatisfied with the quality of the review report of technical reviewer, enabling the technical reviewer to have a better understanding of the expectations from him. उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको बताया जाए हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने जो रिपोर्ट दी है, we are not satisfied with this report. QR group may also interact with the audit firm under review in certain special circumstances and request the audit firm under review to present their views so that QR group can make necessary recommendations to the quality review board. तो अब देखो इसमें दो पॉइंट जो हमने करे, ये सबमिशन ऑफ रिपोर्ट कि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, टेक्निकल रिव्यूअर ऑडिट फर्म को देगा, ऑडिट फर्म इसके ऊपर अपने रिप्लाई देगी या रिप्रेजेंटेशन देगी, उसकी कॉपी भी QRB के पास जानी है. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा. उस फाइनल रिपोर्ट के साथ वो एक रिक्वेस्ट भी देगा किसको? टू द ऑडिट फर्म कि आप अपने फाइनल कमेंट दे देना. फिर उस फाइनल कमेंट के ऊपर फिर फाइनल रिप्लाई भी आते हैं, फाइनल रिप्लाई. तो फाइनल कमेंट्स आ गए किसके? ऑडिट फर्म के, और उसके ऊपर फाइनल फाइंडिंग कह लो या रिप्लाई कह लो, फाइंडिंग ज्यादा बेटर वर्ड है. फाइनल फाइंडिंग किसकी? टेक्निकल रिव्यूअर की. और ये जो रिपोर्ट है इसको कंसीडर किसने करना है? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप ने. और क्वालिटी रिव्यू ग्रुप इसको क्यों कंसीडर कर रहा है? बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू मेक द रिकमेंडेशंस टू हुम? टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. और उस रिकमेंडेशन को देने के लिए वेयर एवर दे फील नेसेसरी
they can interact with the technical reviewer as well as audit firm under review. जब वो टेक्निकल रिव्यूअर से मिल रहे हैं, वो क्यों मिल सकते हैं? जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा उनकी कोई फर्दर एक्सप्लेनेशंस के लिए, या डिफरेंसेस हैं व्यूज में किसके, टेक्निकल रिव्यूअर के एंड ऑडिट फर्म के, या फिर क्वालिटी रिव्यू ग्रुप इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द रिव्यू रिपोर्ट मेड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर। नाउ फिर बात आ जाती है, छोटा सा एक टॉपिक है, कंसिडरेशंस इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट। रिव्यू रिपोर्ट यदि दो फर्म ने एक एंटिटी की ज्वाइंट ऑडिट की है, तो जो रिव्यू रिपोर्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर्स ऑफ एन एंटिटी शुड बी कंसीडर्ड टुगेदर। एक्स लिमिटेड, इसकी ऑडिट मिस्टर ए ने मिस्टर बी ने दोनों ने की है, तो मिस्टर ए की भी टेक्निकल रिव्यू हुई थी, मिस्टर बी की भी हुई थी, तो दोनों की टेक्निकल रिव्यूअर्स की जो रिपोर्ट है वो टुगेदर कंसीडर्ड करनी चाहिए। In view of Essay 299, if technical reviewer finds that response of other joint auditor is required on any particular observation as the concerned area was allocated to them, कि एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि टेक्निकल रिव्यूअर एक पर्टिकुलर ऑडिटर के काम को चेक कर रहा है, इस काम को चेक करते वक्त उसको किसी रेवेन्यू आइटम को चेक करना है, लेकिन पता चलता है रेवेन्यू आइटम का एग्जामिनेशन मिस्टर बी ने किया है, ज्वाइंट ऑडिट था। ए ने एक्सपेंस का एग्जामिनेशन किया, बी ने रेवेन्यू का किया। टेक्निकल रिव्यूअर इज ऑफ द ओपिनियन मुझे रेवेन्यू में कुछ आइटम्स की चेकिंग को रिव्यू करना है, ओके, नो प्रॉब्लम। ही में थ्रू द ऑफिस ऑफ QRB कम्युनिकेट विद द कंसर्न ऑडिट फर्म, टेक्निकल रिव्यूअर बी से भी बात कर सकता है, लेकिन थ्रू द ऑफिस ऑफ QRB। टेक्निकल रिव्यूअर शैल सबमिट हिज फाइनल रिपोर्ट आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द रिक्विजिट ऑडिट फर्म फॉर ऑब्टेनिंग देयर रिस्पॉन्स। सो ये था कंसिडरेशन इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है रिकमेंडेशंस टू द बोर्ड। ये टॉपिक है लर्न करने वाला। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप ये कंसीडर कर रहा है टेक्निकल रिव्यूअर्स की रिपोर्ट को इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी रिव्यू रेफर टू इट, एक चीज रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर, और इन रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद नंबर 2 वो अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है किसको, PRB को। इन रिकमेंडेशंस में क्या चीज हो सकती है, यह क्वेश्चन बन सकता है। QRB shall consider the report of technical reviewer in respect of quality reviews referred to them and submit its recommendations on the same to the board within a reasonable period of time. The recommendations of the quality review group shall include किन किन चीजों को क्वेश्चन बनाया जा सकता है, what are the elements to be included या what are the aspects to be considered in the recommendations that are made by the quality review group to the quality review board। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नंबर 1, रिकमेंडेशन में वो क्या क्या चीजें बताएगा, एंटिटी एंड ऑडिट फर्म के पर्टिकुलर्स, इस एंटिटी की ऑडिट इस ऑडिट फर्म ने की थी और उस ऑडिट फर्म की पर्टिकुलर्स ये है। इस ऑडिट फर्म ने ऑडिट करते वक्त किन किन चीजों का नॉन कंप्लायंस किया है, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद द मैटर एज स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट टू टेक्निकल रिव्यूअर इफ एनी। जो नॉन कंप्लायंस है उसके लिए आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, a detailed description of the evidences that support the non-compliance, and fourth, आपकी recommendations about the actions that are required to be taken in a particular case।
एक पर्टिकुलर केस में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए उसकी रिकमेंडेशंस। सो QRB ने टेक्निकल रिव्यूअर्स की रिपोर्ट को कंसीडर किया एंड उसके बेस पर उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं किसको, QRB को, उन रिकमेंडेशंस में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया। नंबर 1, जिस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ और जिस फर्म ने, ऑडिट फर्म ने उसका ऑडिट किया, उन दोनों के पर्टिकुलर्स। पहली चीज, पर्टिकुलर्स ऑफ द एंटिटी एंड ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। नंबर 2, नॉन कंप्लायंसेस दैट आर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर, उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। उन नॉन कंप्लायंस की सपोर्ट में आपके पास जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द नॉन कंप्लायंस इज रिपोर्टेड एंड देन रिकमेंडेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज नॉन कंप्लायंसेस। इन नॉन कंप्लायंसेस के बेसिस पर जो रिकमेंडेशंस आप QRB को देना चाहते हैं वो चीजें। नाउ अब जो आप रिकमेंडेशंस दे रहे हैं ना किसको, QRB को, वो रिकमेंडेशंस 3 तरह की हो सकती है। ये 3 पॉइंट हैं जो नीचे वाले पॉइंट में हमें कवर करने हैं। देखो मैं पहले आपको हाईलाइट करा रहा हूं ये 3 पॉइंट। मैटर may be recommended to the Council of ICAI for referring to the disciplinary directorate of the institute for consideration and appropriate action। एक रिकमेंडेशन तो यह है कि इस मैटर को ICAI के डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को रेफर किया जाए फॉर देयर कंसिडरेशन। दूसरा, an advisory or guidance to the audit firm under review may be issued। ऑडिट फर्म को एक एडवाइजरी और गाइडेंस इशू कर दी जाए। तीसरा, द रिपोर्ट जो क्वालिटी टेक्निकल रिव्यूअर ने दी थी उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया जाए, मैटर बंद कर दिया जाए, कोई भी ऐसी गलती सिग्निफिकेंटली नहीं मिली कि जिसके ऊपर हम ऑडिट फर्म को एडवाइस दें या ICAI को कहें कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन कंसीडर करिए इस फर्म के अगेंस्ट। तो 3 चीजें हैं जो की जा सकती हैं। पहला पॉइंट, अब सोचिए कब QR ग्रुप, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप QRB को रिकमेंड करेगा इस मैटर को ICAI के डिसिप्लिन डायरेक्टरेट की नॉलेज में डालना जरूरी है और उनको कहा जाए आप इस मैटर को कंसीडर करिए एंड टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन कब, जब सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंसेस आइडेंटिफाइड हो, एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, ऑडिटर ने उन मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, ऑडिटर ने नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं किया, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं किए गए, तो ऐसी सिचुएशन में ही आप कहोगे ना ऑडिट फर्म के अगेंस्ट एक्शन लो। अब पढ़ते हैं। अब ये पहरा देखने में तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब जब मैंने आपको पहले ये पॉइंट बताया कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, लेना चाहिए इस ऑडिट फर्म के अगेंस्ट, तो सोच कर देखो ना क्या इन्होंने गलतियां की होंगी? डेफिनेटली हां। छोटी गलती ना, बड़ी गलती जी हां। ये कौन सी सिचुएशन में रिकमेंडेशन जाएगी? इन सिचुएशंस वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली प्रिपेयर्ड in accordance with the requirements of applicable FRF, considering qualitative aspects of entity accounting practices which affect the truth and fairness of the financial statements। एक बात, financial statements are not being materially prepared in all material respect in accordance with applicable FRF, so that they are not reflecting true and fair view of financial statements। Auditor has not obtained reasonable assurance, ऐसे 200 की requirement, whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, ऐसे 200 का overall objective। तीसरी बात,
ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन, जबकि उसके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थे टू कंक्लूड करने के लिए दैट मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट and these misstatement either materially or either individually or in aggregate with other misstatements are material. Number 4, in other cases of material significant non-compliances of technical standards, other guidance, ethical standard, relevant law and regulation. तो ये 4 केस हो गए. नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट materially prepared as per the requirements of applicable FRF. Number 2, auditor has not obtained reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused due to error or fraud. Number 3, auditor does not express a qualified or adverse opinion instead of having sufficient and appropriate audit evidences through which it can be concluded that misstatement exists and which either individually or in aggregate are material. And number 4, material non-compliances of technical standards, other legal and regulatory requirements, professional standards, etc. तो ऐसी 4 सिचुएशंस के अंदर क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को क्या रिकमेंडेशन देगा? रेफर द मैटर टू द डिसिप्लिन डायरेक्टरेट ऑफ द ICAI टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन. आगे बढ़ते. In other cases of non-compliance, technical standard का, law and regulation का, other relevant guidance का, which are not so material. Non-compliance है लेकिन इतना मटेरियल नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथफुल एंड फेयरनेस को अफेक्ट कर सके. ठीक है, एडवाइजरी देके बात खत्म करो. Which are not so material in nature as would affect the truth and fairness of the financial statement individually or in aggregate. Number 3, in respect of other observations of trivial nature where the audit firm under review agree to take effective corrective steps in future or already they had taken the corrective steps, the report may be taken on record and the matter may be closed. So, ये हमारे पॉइंट थे एज टू द स्टेज वाइज अप्रोचेस इन द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस. अब इसके बाद फिर इन्होंने स्टडी मटेरियल ने रिपोर्टिंग के ऊपर फिर दोबारा से पूरा एक टॉपिक बना रखा है. अब जो चीजें आपने पढ़ी है ना, पीयर रिव्यू में पढ़ी हैं या क्वालिटी रिव्यू के अंदर पढ़ी हैं या इन जनरल ऑडिट के अंदर पढ़ी हैं, उन्हीं चीजों को यहां पर फिर वापस से कवर अप किया हुआ है कि क्लीन रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, टेक्निकल रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एलिमेंट्स क्या है रिव्यू रिपोर्ट के, ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, QRB क्या क्या एक्शन ले सकता है, ये सब चीजें और बची हुई हैं थोड़ी सी. और एक मुझे आपको टॉपिक और कराना था, दैट वाज गाइडलाइंस फॉर द टेक्निकल रिव्यू. तो उनको मैं एक अलग सेशन में रिकॉर्ड करूंगा, वो लास्ट सेशन होगा. इस सेशन में मैंने आपको मेन 2 चीजें कराई हैं. मेन 2 चीजें, नंबर 1 कि जो क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स, एंड नंबर 2 क्वालिटी रिव्यू का कंप्लीट प्रोसेस, और जिसमें मैं क्वालिटी रिव्यू ग्रुप किस तरीके से कंसीडर करेगा टेक्निकल रिव्यूअर्स की रिपोर्ट को, कैसे वो अपने आगे फर्दर रिकमेंडेशंस देगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, उसकी हमने बात की है. और अब 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक इसके बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर रिकॉर्ड करूंगा और उसके साथ ही फिर हमारा क्वालिटी रिव्यू का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. तो इस सेशन के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय.